हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? पढ़ाई कर चल रही है? आशा है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। तो फिर हम लोग चालू हो जाते हैं अपना अगला टॉपिक लेकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव को अगर किसी विद्युत क्षेत्र में रखें, वो शुद्ध हिंदी हो गई। अगर किसी इलेक्ट्रिकल डाइपोल को हम किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ई है, उसमें रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क कितना काम करेगा, बल आघूर्ण कितना काम करेगा। आप लोगों ने क्लास 11 में जो है जरूर बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा होगा, और उसमें आप लोग जानते हो कि बल आघूर्ण का मतलब, टॉर्क का मतलब होता है जब दो बल लगे किसी वस्तु के ऊपर, एक साथ दो बल कार्यरत हो, तो ऐसी स्थिति में उसे हम बल युग्म कहते हैं। और जब दो अलग अलग बिंदुओं पे दो विपरीत और बराबर बल कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में वस्तु घूमना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग टॉर्क, मूवमेंट ऑफ द टॉर्क कहते हैं। और इसके लिए आप लोगों ने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा होगा बल आघूर्ण का। ये फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि बल आघूर्ण बराबर कोई एक बल एवं दोनों के मध्य की लंबवत दूरी। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो पहले वाली जो चीजें उसको भी थोड़ा बता देना जरूरी समझता हूं। अगर ये एक बल इधर कार्य कर रहा है, एक इधर कार्य कर रहा है, दोनों के बीच का दूरी जो है L है, तो F इंटू टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू L इंटू F, ये हो जाएगा। ये तीनों जो है सदिश राशि है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। कैसा मल्टीप्लिकेशन है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे जो है स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज जो है यहाँ पे कैसे कार्य कर रहा है, इस जगह पे कैसे कार्य कर रहा है, आप लोगों को पता होगा। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक चार्ज क्यू रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू, ये जो है फोर्स के लिए फॉर्मूला है। तो आप देख रहे हैं ई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसमें ए बी एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, ए इधर है बी इधर है, दोनों के बीच की दूरी जैसा कि आप जानते हैं सबसे हम लोग कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। ये दोनों के बीच की दूरी 2 है। तो ये चूंकि प्लस आवेश है इसलिए QE जो है अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और ये माइनस आवेश है, माइनस चार्ज है, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। तो बल आघूर्ण का जो शर्त है वो पूरा हो रहा है। दो अपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, और दोनों एक ही पॉइंट पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में टॉर्क इक्वल्स टू बल आघूर्ण हम लिखेंगे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन द कोई एक बल एवं दोनों बलों के मध्य की लंबवत। ठीक है, अब देखिए कोई एक बल ले रहे हैं, मान लो QE ले रहे हैं, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं F इंटू, अब ये एक बल ये हो गया एक बल, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो दिस इज B इंटू C। ये कितना हो जाएगा? B इंटू C। F इक्वल्स टू QE और BC। अब देख रहे हैं जो एंगल हो रहा है ABC, ट्रायंगल ABC, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा?
थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर बाई साइन थीटा इक्वल्स टू आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा BC बाई AB। सो BC बाई AB ये बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा, और AB का वैल्यू कितना है 2L है, तो 2L QE साइन थीटा हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप जानते हैं P इक्वल्स टू 2QL होता है, तो ये हो जाएगा P इज टू E इज टू साइन थीटा। टॉर्क इक्वेशन आप लोग जानते हो, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे P भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है, तो टॉर्क इक्वल्स टू यहाँ पे हमको P क्रॉस E जो है हमें जो है यहाँ पे प्राप्त होगा, जहाँ P डाइपोल मोमेंट है और E इलेक्ट्रिकल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है हमें प्राप्त यहाँ पे हो रहा है। बहुत सरल है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखोगे अगर थीटा का वैल्यू जो 0 होगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा, अगर मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में है तो टॉर्क 0 हो जाएगा, और उसके अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम टॉर्क जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिकल डाइपोल को घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा, इस चीज को हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक में अभी पढ़ेंगे। हमको यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य कितना, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। लेट्स देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड E, यहाँ पे जो विद्युतीय क्षेत्र है E है। पहले जो आप देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव AB इसके अनुदिश अर्थात उसी के डायरेक्शन में, फिर उसको हम लोग थीटा कोण में घुमा दी, तो फिर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि ये दोनों के बीच में एक स्मॉल एंगल डी थीटा लेंगे, और डी थीटा में घुमाने का किया गया कार्य हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो अल्प कोण डी थीटा में घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा, तो चूंकि अल्प कोण स्मॉल एंगल लेना है इसलिए वर्ग भी स्मॉल होगा, dw इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डी थीटा, बल गुण गुणित घुमाया गया कोण, तो dw इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डी थीटा, ये बराबर टॉर्क अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि वो होता है PE sin थीटा डी थीटा dw। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे। जो बायो वाले स्टूडेंट है वो कुछ चीजों को याद रखेंगे, ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन में उनको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। cos थीटा डी थीटा ये बराबर हो जाता है sin थीटा, इसी तरह से sin थीटा डी थीटा होगा, ये हो जाएगा माइनस cos थीटा। ये कुछ फार्मूले जो जरूरी होगा मैं बीच बीच में आपको बताते रहूंगा, ये कुछ फार्मूले जो आपको याद रखना है। और अगर कहीं पे भी इंटीग्रेशन ऑफ dx केवल हो तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x होगा, तो dw है इसका इंटीग्रेशन w हो जाएगा। PE sin थीटा, यहाँ पे दो इनिशियल और फाइनल स्टेट ले जाना पड़ता है, पहले इसकी दिशा में था इसलिए इसको इनिशियली जो है 0 करेंगे, और इसको कितना एंगल में घुमाया गया उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है थीटा, तो 0 से थीटा तक इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, निश्चित समाकलन कहते हैं। अब देखिए PE को आप बाहर निकाल लीजिए, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा sin थीटा डी थीटा, ये बराबर हो जाएगा PE sin थीटा का इंटीग्रेशन जैसा कि मैं बताया हूं आपको माइनस cos थीटा 0 टू थीटा। अब इसको क्या करते हैं हम डिफरेंट इंटीग्रेशन में, एक बार इसका वैल्यू रखते हैं एक बार इसका वैल्यू रखते हैं, तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा cos थीटा थीटा 0, टॉर्क इक्वल्स टू माइनस PE। अब देखिए cos थीटा माइनस cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू होता है 1, इसलिए माइनस PE cos थीटा माइनस 1,
ये बराबर पीई 1 माइनस ये वैल्यू डॉट डेरिवेटिव, सॉरी ये वर्क डन होगा, वर्क डन इक्वल्स टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा हमें प्राप्त होगा। बहुत सरल है, लेकिन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। सीबीएसई में भी कई बार पूछा गया है और स्टेट बोर्ड में भी जो है इस क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा गया। छत्तीसगढ़ बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करेंगे। अब देखिए कुछ विशेष केस, मान लिया जाए अगर थीटा 0 डिग्री है, मतलब घुमाया ही नहीं गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है, W इक्वल्स टू PE 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। If थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, so W equals to PE 1 minus cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू होता है 0, so PE हो जाएगा। और थर्ड, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, then W equals to PE 1 minus cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा -1 होता है, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए। तो ये -1 होगा, तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू 2P। मतलब अगर इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे घुमा करके, तो हमको डबल जो है 90 डिग्री से घुमाने से डबल जो है दुगना जो है कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किए गए कार्य के लिए व्यंजक जो है हमको जो है प्राप्त हो रहा है। अब आखिरी जो है इस टॉपिक में है वो है स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, कि अगर कोई डी थीटा में है या थीटा कोण में घुमा हुआ है द्विध्रुव, तो फिर हमको स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। हम इसको विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब इसको हमने थीटा कोण पे रखा है, ये जो एंगल है थीटा कोण पे रखा है, तो फिर यहां तक आने में इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। याद रखिए जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं तो एक स्टैंडर्ड पॉइंट से, एक मानक स्थिति से मापते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, मान लिया जाए आपसे पूछा जाए कि आप की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि फिर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो mgh, h कहां से ले रहे? आप मान लीजिए स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पे हो और आपको अगर छत से ग्राउंड से लेना है तो आपको छत का हाइट लेना पड़ेगा, लेकिन फर्श से कितना है आपकी स्थितिज ऊर्जा, तो आपका फर्श से आपका जो पेट तक की ऊंचाई है, क्योंकि मध्यमान स्थिति हम उसी को लेते हैं, उसको h लेना पड़ेगा। तो मानक स्थिति लेना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे भी हम लोग जो मानक स्थिति लेते हैं वो 90 डिग्री लेते हैं, मतलब इनिशियल पोजीशन द्विध्रुव का 90 डिग्री पे है और फिर उसको थीटा डिग्री तक आने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0 90 डिग्री 2 या पाई बाई 2 लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा है, पाई बाई 2 टू थीटा। अब इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क डन में, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है, ये होता है P E sin थीटा टी थीटा, जैसा पहले किए थे इसके पहले वाले इसमें वर्क डन में सेम ऐसे करेंगे। ये हो जाएगा P E को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा पाई बाई 2 टू थीटा sin थीटा डी थीटा, P पाई बाई 2 टू थीटा और sin थीटा का हम लोग को क्या आ जाएगा माइनस cos थीटा पाई बाई 2 टू थीटा। अब देखिए माइनस आप बाहर निकाल लीजिए, बचेगा cos थीटा, तो cos थीटा को ऐसे रहने दीजिए माइनस cos पाई बाई 2। आपको पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 2 इज 0, सो ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे आप एनर्जी लिख दीजिए, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे पी से। स्थितिज ऊर्जा बराबर
जनरली ऊर्जा को हम लोग U से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को U इक्वल्स टू, तो U इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा। और क्या होगा, कभी भी जब भी आप कोई भी चीज निकालते हैं तो उसकी इकाई जरूर लिखिए, तो ये हो जाएगा जूल। फाइनल इसमें जरूर इकाई लिखिए, ये जनरली आप तो गलती करते हैं, तो इसको जो है जरूर लिख लीजिए। तो ये जो तीनों टॉपिक है, किसी विद्युत द्विध्रुव को पर बलाघूर्ण कितना होगा, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में है उसको थीटा एंगल तो घुमाने पे कितना कार्य करना पड़ेगा, और अगर थीटा डिग्री एंगल पे कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते रहते हैं परीक्षाओं में। मैं आपको इसके ऊपर जो डिपेंड हो करके कम से 5-5, 6-6 क्वेश्चन जो है हिंदी में और 6 क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में भी जो है जस्ट इसके बाद जो है आप देखेंगे कि आपके लेक्चर में ही जो है दिया होगा। आप उसको जरूर सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको जो है बताऊंगा कि कैसे उनको सॉल्व करना है। जब भी आप जो है कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप उसको कभी भूलते नहीं है। और जिस आप चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं, आप देखेंगे कि आपको परेशानी होती है। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, मेरे चैनल पर नए हैं, तो निश्चित रूप से अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो, नए नए जानकारियां आपको मिलते रहे, और आपको जो है कहीं भी जो है किसी दूसरे का हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़े। आप अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में जरूर जो है अपने जो आपके जो टीचर्स जो है पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं, उसको जरूर समझिए, लेकिन आपको भी यहाँ से मेरे क्लासेस से बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो थैंक यू।